ये मेरा बर्थडे मंथ है फेब्रुअरी, और मैंने सोचा अपने बर्थडे मंथ से ही ब्लॉगिंग करना शुरू करती हूँ। आज से मेरी डेली अपडेट मिलेगी। बैकग्राउंड को इग्नोर कर दो, जैसे लाइफ में सबको कर रहे हैं। तो अपने ब्लॉगिंग की शुरुआत एक गाने के साथ करते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन गाना गाने की तो शुरू करते हैं। लावा इश्क दे अंबड़ी उडाड़िया, मैनू प्यार दिया चढ़िया खुमाड़िया, ओ मैनू प्यार दिया चढ़िया खुमाड़िया। लावा इश्क दे अंबड़ी उडाड़िया, मैनू प्यार दिया चढ़िया खुमाड़िया। ओ मेरे पावन जमीन उत्ते लग दे, पावन जमीन उत्ते लग दे, न गल मेरे वस दी रही, न गल मेरे वस दी रही। खास अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बारे में। कैमरा को जरा सा शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे शकल पे लाइट नहीं आ रही है। तो हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बारे में। जैसे कि मैं एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ और कॉलेज ख़त्म हो चुका है, तो मुझे पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। व्हेन पेशेंट नीड फॉर ब्लड और प्लाज्मा। तो ब्लड में हम लोग ब्लड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला प्लाज्मा हो जाता, एक पार्ट प्लाज्मा और दूसरा पार्ट आ गया सेल्स। प्लाज्मा में आ जाएगा आपका एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजिन आता है, और सेल्स में WBC, RBC और प्लेटलेट्स आता है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इंडिकेशन क्या क्या होता है? इंडिकेशन में एनीमिया, सीवियर एनीमिया है। नॉर्मली एनीमिया में तो नहीं करते हैं, सीवियर हो जाने पे करते हैं। और एनीमिया के कौन कौन से टाइप में होता है? सिकल सेल एनीमिया में होता है, थैलेसीमिया में होता है, हेमोफीलिया में होता है। और अगर हेमरेज हो गया या फिर रोड एक्सीडेंट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, मैसिव, उसमें हम लोग करते हैं। कोई लार्ज सर्जरी अगर हम लोगों ने की है, एज लाइक ऑन्कोलॉजी में भी जो भी सर्जरी होती है, तो हम लोग को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है। टाइप ऑफ ब्लड डोनर। ऐसे कौन कौन से टाइप के लोग हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं? सबसे पहले आता है डेजिग्नेटेड, सॉरी थोड़ा बोलने में, फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने बोलना शुरू किया तो थोड़ा सा हो रही है दिक्कत, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। डेजिग्नेटेड डोनर, पर्सन हैविंग विश टू डोनेट ब्लड, मोस्ट कॉमनली यूज मेथड। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग कैंप लगाते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं। जैसे किसी का बर्थडे है तो अपने बर्थडे पे, किसी का मैरिज एनिवर्सरी है, या फिर कोई भी ऐसे खुशी का पल होता है तो उस पर ब्लड डोनेट करते हैं खुशी से। और सबसे ज़्यादा यही है यहाँ भारत में, चलन में सबसे ज़्यादा यही है। डेजिग्नेटेड डोनर बहुत ज़्यादा है यहाँ। ऑटोलोगस डोनर, HB शुड बी मोर देन 15 ग्राम। हेमोग्लोबिन, ये जो ऑटोलोगस डोनर जो होते हैं, इनका हेमोग्लोबिन जो है 15 से ऊपर होना चाहिए। पर्सन जो खुद के लिए डोनेट करता है ब्लड, ठीक है, मान लीजिए उसकी कोई सर्जरी होने वाली है और उसको बाद में ज़रूरत पड़ेगी, तो वो पहले से ही डोनेट करके रखता है। उसके बाद हम तीसरा टाइप का होता है ब्लड साल्वेज। ब्लड साल्वेज में होता है ड्यूरिंग लार्ज सर्जरी, सो मच ब्लड लॉस फ्रॉम जॉइंट एंड कैविटी, ब्लड इज प्यूरिफाई एंड रीयूज इन दिस पेशेंट। अगर किसी भी पेशेंट का बहुत ज़्यादा लार्ज सर्जरी है, किसी भी जॉइंट या कैविटी का सर्जरी है, तो वहाँ से जो ब्लड लॉस होता है उस कैविटी में होता है, तो हम लोग उसको इकट्ठा करके उसको वापस से प्यूरिफाई करके उसको लोग दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और फोर्थ टाइप आता है डोनेट, जो डोनर होता है उसका फोर्थ टाइप होता है जो वाह ग्रुप होता है। नंबर ऑफ डोनेशन, सॉरी, जो वाह ग्रुप जो होता है वो डोनेट नहीं करते हैं ब्लड, ना ही किसी से ब्लड लेते हैं, ना ही ब्लड लेंगे, ना ही कोई ब्लड प्रोडक्ट लेंगे। ऑलवेज टेक कंसर्न फ्रॉम पेशेंट एंड रिलेटिव। अगर कोई भी वह ग्रुप का पेशेंट आपके हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको ब्लड की ज़रूरत है, लेकिन वो लोग लेते नहीं हैं, तो आपको उनसे कुछ नहीं करना है, कंसर्ट साइन करवा लेना है, ताकि अगर फर्दर वो कुछ हो, इंक्वायरी बैठे, तो आप बोल सकते हो कि हाँ ये इस ग्रुप के हैं इसलिए ये नहीं लेते हैं ब्लड।
ब्लड कंपोनेंट में क्या क्या आता है, एक तो होल ब्लड आता है जिसमें सारे कंपोनेंट होते हैं, वो पेशेंट को चढ़ता है। एक आता है PRBC, प्लेस्ड रेड ब्लड सेल, सॉरी पैक्ड रेड ब्लड सेल। WBC आता है, प्लेटलेट आता है। प्लेटलेट जो आता है ये दो टाइप से आता है, RDP और HDP। RDP में होता है रैंडम डोनर प्लेटलेट, और HDP का होता है सिंगल डोनर प्लेटलेट। रैंडम मतलब वो जो होता है ये कुछ बहुत सारे लोगों से हम लोग लेते हैं ब्लड, उसमें जो भी प्लेटलेट है कुछ सारे लोगों में से कलेक्ट करके उसको उसका जो पार्ट होता है उसको हम लोग एक जगह रखते हैं, तो रैंडम किसी से भी लिया हुआ है। और सिंगल का जो होता है किसी एक पेशेंट से हमने लिया है और वही है, बस वही पेशेंट का प्लेटलेट का कंपोनेंट है, इसमें किसी भी कोई अदर पेशेंट का मिक्स नहीं है। पेशेंट बोल रही हूँ, सॉरी, यहाँ पे डोनर होगा। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे ब्लड प्रिजर्वेटिव, ब्लड को हम लोग कैसे प्रिजर्व करते हैं, उसमें क्या क्या एलिमेंट दे के रखते हैं प्रिजर्व होने के लिए। यहाँ पे CPD जो होता है, इस CPD का यूज़ करते हैं, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज हम लोग डालते हैं ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए। CPD डाले हुए CPD प्रिजर्वेटिव जो हम डालते हैं उस ब्लड को हम लोग 21 डे तक स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और CPDA अगर हम लोग डालते हैं, CPDA में आता है यही सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज और एडेनिन जो होता है एडिशनल एनर्जी के लिए होता है, और इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं 35 डेज तक। इसका इन सब का अमाउंट जो होता है 100 से 150 ml होता है, ठीक है। और फोर्थ जो होता है सगम होता है, सगम का फुल फॉर्म हो जाएगा सलाइन एडेनिन ग्लूकोज मैनिटॉल। तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसको हम लोग ज़्यादा दिन तक यूज़ कर सकते हैं। इसको ज़्यादा दिन तक यूज़ कर सकते हैं तो कितने दिन तक कर सकते हैं, तो इसको हम लोग 42 डेज तक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अब एक चीज़ जानेंगे, 1 पिंट या फिर 1 यूनिट में कितना ब्लड होता है, ठीक है। तो 1 यूनिट ब्लड में 350 ml ब्लड होता है, और 1 पिंट फ्लूइड मतलब होता है, अगर हम लोग फ्लूइड की बात करेंगे तो उसमें 500 ml होता है। RDP जो होता है रैंडम डोनर प्लेटलेट, यही था ना दोस्तों, हाँ, रैंडम डोनर प्लेटलेट जो होता है 4.5 यूनिट होता है, ठीक है। और HDP सिंगल डोनर प्लेटलेट 1। अगर 4.5 यूनिट हम लोग लेते हैं रैंडम डोनर का और 1 यूनिट लेते हैं HDP का, तो दोनों इक्वल होगा, मतलब कि HDP 1 सिंगल यूनिट जो है 4.5 यूनिट के बराबर है RDP के। RDP ट्रांसफ्यूज हाउ मच प्लेटलेट इंक्रीज, अगर हम लोग RDP को ट्रांसफ्यूज करते हैं तो कितना प्लेटलेट इंक्रीज होगा, 4000 से 5000 तक प्लेटलेट इंक्रीज होगा। अगर हम HDP को ट्रांसफ्यूज करते हैं तो सीधे 25,000 से 3,000 पर यूनिट जो है प्लेटलेट इंक्रीज होगा। इफ़ प्लेटलेट काउंट इज लेस देन 20 के देन RDP शुड बी ट्रांसफ्यूज, अगर किसी भी पेशेंट का प्लेटलेट जो है 20,000 से कम है तो हम लोग उसको RDP सजेस्ट करते हैं। अगर किसी पेशेंट का 10,000 से कम है तो हम लोग उसको HDP करेंगे, ठीक है, क्योंकि HDP जो वो ज़्यादा पावरफुल होता है। होल ब्लड स्टोर, जो ब्लड है उसको हम लोग कितने लेवल पे स्टोर करते हैं, ब्लड हम लोग स्टोर करते हैं 2 से 6 डिग्री पे करते हैं, और प्लेटलेट को हम लोग करते हैं 22 डिग्री पे। और क्रायोपार्सिपिटेट क्लॉटिंग फैक्टर जो है उसको हम लोग करते हैं 20 से 40 डिग्री पे करते हैं, और 1 ईयर के लिए करते हैं। RDP HDP का जो टाइमिंग होता है, इसको हम लोग कितने देर में हम लोगों को ट्रांसफ्यूज करना होता है, 30 to 35 मिनट में इसको हम लोग को ट्रांसफ्यूज करना होता है। 150 ml का अमाउंट होता है। और PRBC या होल ब्लड का टाइमिंग होता है 2 से 4 घंटे में, मैक्सिमम जो होता है 4 घंटा और मिनिमम 2 घंटे में करना होता है। अगर 4 घंटे से ज़्यादा में करेंगे तो बैक्टीरियमिया हो जाएगा, ब्लड में जो है बैक्टीरिया का डेवलप होना, ठीक है, जिसको सेप्टिसीमिया भी बोलते हैं।
और अगर 2 घंटे से ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं हम लोग तो यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम ओवरलोड होने का चांस है। व्हेन ट्रांसफ्यूजिंग प्लेटलेट, अगर हम लोग प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करते हैं तो इससे तुरंत क्या फ़ायदा होता है, अगर यूजिंग ऑफ ब्लड है तो वो स्टॉप हो जाता है। हेली रे हेली क्या है ये पहेली, ऐसा वैसा कुछ क्यों होता है सहेली। हाँ, तो अब हम लोग आगे देखेंगे पीआरबीसी। पीआरबीसी 1 यूनिट में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, और 3% हेमाटोक्रीट होता है। मिनिमम 4 आवर गैप होता है नीडेड आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न टू चेक हीमोग्लोबिन। अगर हम लोगों ने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया है तो मिनिमम जो है 4 आवर तक 4 आवर बोल रहे हैं भगवान, 4 आवर तक वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग हेमोग्लोबिन चेक कर सकते हैं। अगर तुरंत करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज करें तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड हो सकता है लेस देन 2 आवर, अगर हम लोग 2 घंटे से पहले अगर हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क है ब्लड ओवरलोड, ब्लड बोल रहे हैं, फ्लूइड ओवरलोड का रिस्क है। स्पीड फास्ट होने पे ये दिक्कत हो सकती है। साइन सिम्टम्स का क्या क्या हो सकता है, बाउंडिंग पल्स आएगी, पल्स अगर आप फील कर रहे हो, ठीक है, तो आपको बहुत तेज़ पल्स फील होगी, बाउंडिंग। टैकीकार्डिया होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, हाइपर वेंटिलेशन होगा, पेशेंट जो है हाइपर वेंटिलेट करेगा, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेगा। जुगुलर वेन डिस्टेंशन होगा, यहाँ पे जुगुलर वेन जो होती है वो डिस्टेंडेड दिखेगी। आगे हम लोग देखेंगे क्रैकल्स, लोअर लो ऑफ लंग, लोअर लो ऑफ लंग में जो है फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, क्योंकि ब्लड बोर्डिंग, हाँ, फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, तो फ्लूइड जो है लंग्स में ही आएगा, ठीक है, तो लंग्स में आने के बाद वो लोअर साइड में जमा होगा, जिसके से क्रैकल साउंड आएंगे। एडीमा होगा, ठीक है, पल्मोनरी एडीमा होगा, ब्लड ओवरलोड की वजह से पल्मोनरी एडीमा होता है। उसके बाद उसको सांस लेने में तकलीफ होगी तो होगा डिस्पेनिया होगा, हेपेटोमेगेली होगा, लीवर का साइज बढ़ जाएगा, स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा। हम लोग अब देखेंगे मैनेजमेंट। तुरंत हम लोगों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करना है, पोजीशन पेशेंट को फाउलर देना, हाई फाउलर देना, ड्रग हम लोग देंगे, डायूरेटिक्स देंगे। डायूरेटिक इसलिए देंगे क्योंकि ब्लड ओवरलोड हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड को एक्सक्रीट आउट कराना है, ठीक है। ब्रोंकोडाइलेटर देंगे, साल्ब्यूटामोल, ताकि ब्रोंकोस डायलेट करे, ताकि पेशेंट को जो सांस लेने में कठिनाई हो रही है वो ठीक हो। और ज़्यादा अगर वॉरेस कंडीशन हो रही है तो हम लोग बाईपेप सीपेप मशीन का यूज़ करेंगे। वह एक नोट है यहाँ पे, इसको हम लोग पढ़ेंगे। व्हेन एल्बुमिन इज गिवन मेंटेन ऑन्कोटिक प्रेशर, हम लोग एल्बुमिन देते हैं तो वो क्या करता है, ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है। इफ पेशेंट्स बीपी डज नॉट मैनेज देन एल्बुमिन इज गिवन एज कोलॉइड, हम लोग एल्बुमिन को एज ए कोलॉइड की तरह देते हैं, ठीक है, जो कि बीपी अगर ज़्यादा गिर रहा है, मैनेज ही नहीं हो पा रहा तो मैनेज करता है। सॉरी, हाइपोकैल्सीमिया, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया क्यों होता है, क्योंकि ब्लड जो हम लोग प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए, उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो कैल्शियम को तोड़ते हैं, इस वजह से हाइपोकैल्सीमिया होता है। नॉर्मल कैल्शियम का लेवल होता है 8.6 to 11 mg/dl, नॉर्मल होता है, ठीक है, और इससे नीचे हो जाता है CPD, जो कि मैंने बताया था, सिट्रेस फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन बताया था मैंने, एक प्रिजर्वेटिव होता है। सिट्रेट जो होता है बाइंड कर जाता है कैल्शियम के साथ एंड इट आउट इट, कैल्शियम के साथ बाइंड करके इसको आउट कर देता है। बिफोर ट्रांसफ्यूजन of 2 and 3 यूनिट ऑफ होल ब्लड, डॉक्टर एडवाइज टू गिव इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। अगर हम लोग पेशेंट को 2-3 यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो इससे पहले हम लोग पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है, ताकि कैल्शियम का लेवल मेंटेन रहे। इसमें हाइपोकैल्सीमिया में क्या क्या आ सकते हैं,
साइन सिम्टम ट्रीमर, टिटैनी, चॉस्टिक साइन, ट्राउजर, ये दोनों मैंने अभी साइन अभी डिस्कस किया है। ठीक है। मैनेजमेंट, ओरल कैल्शियम इनटेक हम लोग करेंगे, मिल्क प्रोडक्ट, पनीर, रागी, क्या इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट हम लोग देते हैं। इन न्यूबिलाइजेशन ड्यूलिन डिक्रीज द पोटेशियम लेवल। अगर हम लोग न्यूबिलाइजेशन में ड्यूलिन का यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, पोटेशियम लेवल को डिक्रीज करता है। बूढ़ा को जो है इंक्रीज करता है पोटेशियम को। हाइपरकेलीमिया में हम लोग क्या, हाइपरकेलीमिया क्यों होता है, हेमोलाइसिस, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। अगर हम लोग पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूज हम लोग किसी छोटे नंबर के कैनुला से कर रहे हैं, जनरली हम लोग को 18 गॉस का कैनुला यूज़ करना था। अगर हम उससे छोटे का यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ब्लड जो है सही से जाने पर आरबीसी रप्चर हो रही है, बार बार टूट रही हैं। तो अगर ज़्यादा टूटेंगी तो क्या होगा, हाइपरकेलीमिया होगा। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे बेस्ट साइड फॉर कैनुला इन न्यूबॉर्न। अगर हम न्यूबॉर्न में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए करते हैं तो स्काल्प वेन पे हम लोग यूज़ करेंगे ताकि हेमोलाइसिस कम हो। हेमोलाइसिस होने का दो है, एक तो आईवी कैनुला के साइज पर डिपेंड करता है और एक ब्लड अगर पुराना है तो होगा फिर, क्योंकि आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 दिन का, उससे ज़्यादा हो गया तो फिर डिस्ट्रक्शन होगा। साइन सिम्टम हम लोग को देखने को मिलेगा नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया मिलेगा। ईसीजी चेंजेस में आ जाएगा फ्लैट पी वेव हो जाएगा, पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा। अभी मैंने पहले ही सबको डिस्कस किया था, क्यूआर कॉम्प्लेक्स वाइडन टी टॉल हो जाएगा। मैनेजमेंट में हम लोग कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे एनएस के साथ। इंजेक्शन D25 8 इंटरनेशनल यूनिट रेगुलर इंसुलिन के साथ। न्यूबलाइजेशन साल्ब्यूटामोल केबाइन सैचेज देंगे, हेमोडायलिसिस करेंगे। ठीक है। अगर आयरन ओवरलोड होता है तो हम लोग क्या करें, व्हेन मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो आयरन ओवरलोड होने का भी चांस रहता है। साइन सिम्टम नोजिया, वोमिटिंग, हेमोस्टेरोसिस। मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, डेफ्रोक्सामाइन देंगे। ठीक है। सेप्टिसीमिया या बैक्टीरियमिया होता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन मोर देन 4 आवर। अगर 4 घंटे से ज़्यादा में हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो सेप्टिसीमिया होने का चांस है। इसमें WBC का काउंट बढ़ेगा, फीवर होगा, टेकिकार्डिया होगा। मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे, एसेप्टिक प्रिकॉशन का यूज़ करेंगे, सेंड ब्लड कल्चर। ठीक है। ब्लड कल्चर हम लोग देंगे, यहाँ पे हेमोलाइटिक रिएक्शन देखेंगे इमीडिएट। ठीक है। अगर सेप्टिसीमिया हुआ है कि नहीं ये देखने के लिए इमीडिएट विथिन 24 आवर। अगर हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज किया और 24 आवर में ही अगर रिएक्शन हो गया, ठीक है, इमीडिएट हुआ, इसमें क्या क्या आएगा, चिल्स, टेकिकार्डिया, स्वेटिंग, हेमेचूरिया, बैक पेन। ठीक है। तो ये इमीडिएट है। और अगर डिले है 24 आवर के बाद हो रहा है तो डिले है। ठीक है। डिले वाले हम लोग को यहाँ पे फीवर और जॉन्डिस देखने को मिलेगा। इसका हम लोग मैनेजमेंट करेंगे NS 0.9 टू ओपन और पेटेंट वेन को पेटेंट रखने के लिए हम लोग NS देंगे। ठीक है। रिमूव आईवी कैनुला, अगर वहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा फैल रहा है तो हम लोग कैनुला को रिमूव कर देंगे। और तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, चेक वाइटल साइन करेंगे, एडवाइस करेंगे हम लोग एविल डेक्सोना एडवाइस करेंगे, यूरिन कल्चर के लिए भेजेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंड टू ब्लड बैंक। जो भी हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज करे थे उसको हम लोग ब्लड बैंक के पास वापस भेज देंगे। हम लोग यहाँ पे देखेंगे जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के। ठीक है। आईवी कैनुला शुड बी गॉज 18 ग्रीन टू प्रिवेंट हेमोलाइसिस, डू नॉट मेंटेन टेम्परेचर ऑफ ब्लड बैग इन माइक्रोवेव। ब्लड बैग का जो है टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करना है। लार्ज वेन शुड बी प्रीफर टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है। बिफोर ट्रांसफ्यूजिंग ब्लड टू पेशेंट, नर्स शुड क्रॉस चेक ब्लड ग्रुपिंग एंड बैग विथ डॉक्टर। नर्स शुड ऑल्सो चेक एक्सपायरी डेट एंड वॉल्यूम ऑफ ब्लड बैग। In case of leakage of bag, nurse should inform the
inform the blood bank and return blood immediately. Nurse should start blood with IV कैनुला. कितना नंबर का? 18 नंबर गॉज का यूज़ करना है. नर्स शुड यूज ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिकॉज बीटी सेट हैविंग डबल चैम्बर एंड फिल्टर भी होता है. ठीक है, बीटी सेट में. नॉर्मल IV सेट में ये नहीं होता है. नर्स शुड स्टार्ट ब्लड स्लोली इनिशियली 15 मिनट. पहले हम लोग पहले जो 15 मिनट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूज करने, इसका जो पहला 15 मिनट होता है इसमें हम लोग ब्लड स्लो ट्रांसफ्यूज करना, ताकि अगर कोई रिएक्शन हो तो हम लोग उसको मैनेज कर पाएँ. नर्स शुड चेक साइन वाइटल साइन बिफोर स्टार्टिंग ब्लड. ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले हम लोग को वाइटल साइन चेक करना है. आफ्टर 50 मिनट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन नर्स शुड इंक्रीज रेट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन. हम लोगों ने 15 मिनट तक वेट किया, अगर कोई रिएक्शन नहीं होता है तो हम लोग को क्या करना है, उसका रेट को हम लोग इंक्रीज कर देंगे. ड्यूरिंग बिफोर एंड आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन नर्स शुड फॉलो एसेप्टिक प्रिकॉशन. हम लोग एसेप्टिक प्रिकॉशन का यूज़ करना है. ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट शुड बी डिस्कार्डेड इन बीटी सेट डिक्रीज इन रेड बैग. ठीक है, और बीटी बैग जो होता है उसको हम लोग डिस्कार्ड करेंगे येलो वाले में, नीडल को करेंगे हम लोग वाइट वाले में. ब्लड डोनर का हम लोग क्राइटेरिया देखें क्या क्या होगा. ब्लड डोनर का हीमोग्लोबिन लेवल होना चाहिए 12.5 mg होना चाहिए, 12.5 mg पर DL. वेट 45 kg से ऊपर होना चाहिए. एज होना चाहिए 15 से 45 के बीच में. 60 भी चलेगा लेकिन वो हेल्दी पर्सन होने चाहिए. पर्सन फ्री फ्रॉम डिजीज, उनको किसी भी प्रकार का कोई डिजीज नहीं होना चाहिए. HIV हेपेटाइटिस नॉट रिसीविंग ब्लड बाय ब्लड बैंक STD. ठीक है, ये सब जो इन कम्युनिकेबल डिजीज के जो भी पेशेंट होते हैं उससे ब्लड बैंक ब्लड रिसीव नहीं करता है. ठीक है, क्योंकि ये कम्युनिकेबल है, इससे और भी पेशेंट को हो सकता है. जनरली ब्लड के थ्रू भी ट्रांसमिट होता है तो हो सकता है. इफ पेशेंट हैविंग मलेरिया ही एंड सी कैन डोनेट ब्लड आफ्टर 5 ईयर. किसी भी पेशेंट को अगर मलेरिया या फिर मलेरिया हुआ तो हम लोग उस पेशेंट से ब्लड कब ले सकते हैं? मलेरिया होने के 5 साल बाद, उनका ट्रीटमेंट हो गया, वो ठीक हो गया, उसके 5 साल बाद हम लोग ले सकते हैं. इंसुलिन थेरेपी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग डू नॉट रिसीव ब्लड बैंक. अगर किसी को भी इंसुलिन थेरेपी चल रहा है, हाइपोग्लाइसेमिक चल रहा है, तो उसे हम लोग ब्लड रिसीव नहीं करेंगे. एवरी 3 मंथ पर्सन कैन डोनेट. हर 3 महीने में कोई भी पर्सन जो है ब्लड डोनेट कर सकता है जिसका हेमोग्लोबिन लेवल होना चाहिए 12.5 से ज़्यादा. अगर किसी पेशेंट को टैटू है तो भी वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है. ठीक है, आज का टॉपिक हुआ कंप्लीट.